नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व इतिहास के बारे में कुछ बातचीत हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और विश्व इतिहास का एक संक्षेप भी इस सारी बातचीत में हम यहाँ देखने वाले हैं। जैसे भारतीय इतिहास को हम लोग तीन कालखंडों में बांटते हैं, वैसे ही विश्व इतिहास को भी हम 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। थोड़ी सी बातचीत करते हुए हम इस आधुनिक काल तक पहुंचते हैं और आधुनिक काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको एक सारांश के रूप में यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें प्राचीन विश्व की, तो प्राचीन विश्व के अंदर हम सभ्यताएं पढ़ते हैं। ये सभ्यताओं का युग है और इन सभ्यताओं के युग में हम मिस्र की सभ्यता को पढ़ते हैं, यूनान की सभ्यता को पढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग चीन की सभ्यता को पढ़ते हैं और रोमन साम्राज्य को पढ़ते हैं। देखिए, मिस्र की सभ्यता से प्रारंभ विश्व की सभ्यताएं, यहाँ से माना जाता है, कुछ लोग चीन से मानते हैं इसे। तो मिस्र की सभ्यता से स्टार्ट होकर जहाँ पर मनुष्य ने बहुत बड़े स्तर पर कृषि के विभिन्न प्रकारों को समझा, सिंचाई की सुविधा को समझा, और उसके बाद चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता जो ज्ञान विज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध रही। चीन के आविष्कार बहुत फेमस हैं और यूनान के अंदर जितने बड़े बड़े दार्शनिक और विद्वान हुए वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद एक रोमन साम्राज्य विकसित हुआ और ये रोमन साम्राज्य, ये कहिए कि अब तक का सबसे बड़ा एम्पायर था, तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि यूरोप का बहुधा हिस्सा जो है, यूरोप और एशिया का, अगर हम यूरेशिया का एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य आपको रोमन साम्राज्य के रूप में दिखाई देता है। और इस रोमन साम्राज्य के अंतर्गत बाद में जाकर डिवीजन्स होते हैं, और ये डिवीज़न किस चीज़ को लेकर कि एक ही शासक के, थियोडोरियस के 2 पुत्र थे, उन पुत्रों में इसका डिवीज़न कर दिया गया इस साम्राज्य का, और इस साम्राज्य को पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। जैसा कि रोमन साम्राज्य की पहले भी राजधानी रोम ही थी, तो जब डिवीज़न हुआ तो यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य की एक और राजधानी का हम लोग जिक्र करते हैं, और वो है कुस्तुनतुनिया। ये कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने बसाया, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर है, क्योंकि जिस रेशम मार्ग से चीन यहाँ पर व्यापार करता है, ये कुस्तुनतुनिया उस मार्ग में है। और इस मार्ग पर एक समय के बाद तुर्की कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम बात करें इस्लाम का कंट्रोल हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और आपको बताएं, यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों में एक बड़ा रोमन साम्राज्य, इस रोमन साम्राज्य के कुछ फेमस शासक जिनको हम जिक्र करेंगे, जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर जैसे शासक हुए, नीरो जैसे लोग हुए, जिनके बारे में बड़ी कुख्यात भ्रांतियां हैं, या यूं कहिए कि ऐसे खराब शासक भी हुए, तो वो सारा जिक्र हम लोग यहाँ से करेंगे। फिलहाल अपने को इतना बड़ा रोमन साम्राज्य, और इस रोमन साम्राज्य में रोम और कुस्तुनतुनिया की महत्वपूर्ण स्थिति रही। इसके बाद क्या हुआ, पहले तो हम ये समझें कि ईसाई धर्म अस्तित्व में आया और उसके पीछे पीछे इस्लाम अस्तित्व में आया। अब प्रश्न उठता है कि जब ईसाई धर्म अस्तित्व में आया तो ये रोमन शासक कौन थे? तो रोमन शासक जो थे वो यहूदी थे, और यहूदी शासकों ने अब अपनी पूजा कराना शुरू कर दिया।
मतलब अब शासक की पूजा भी की जाने लगी। और ये वाली चीज़ जो है ये ईसा को, जीसस को पसंद नहीं थी। उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध के फलस्वरूप ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। और जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया 29 ईस्वी में, तो यहाँ से एक नया धर्म विकसित हो गया जिसे ईसाई धर्म के नाम से जाना जाता। ये ईसाई धर्म, पहले तो इसको मानने वाले लोग बड़े परेशान रहे, परंतु लगभग 300 वर्षों के संघर्ष के बाद ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया। और जब ईसाई धर्म राजधर्म घोषित हुआ तो इसका प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रचार प्रसार के तुरंत बाद इस्लाम अस्तित्व में आ गया, क्योंकि यरूशलेम जो है वो 3 धर्मों की पवित्र भूमि माना जाता है। वो चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इस यरूशलेम पर अधिकार को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुए। निश्चित सी बात है कि 2 बड़े धर्म अगर एक ही स्थान पर होंगे तो अपने अपने कार्य क्षेत्र को प्रसारित करने के लिए, अपने प्रचार क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए इन दोनों के बीच में विवाद था। और इस विवाद को लेकर ही धर्म युद्ध हुए, क्रूसेड्स हुए। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, क्रूसेड्स हुए, धर्म युद्ध हुए। और इन धर्म युद्धों में कहीं ना कहीं इस्लाम बड़ा प्रभावी रहा। और इस्लाम जब प्रभावी रहा तो उसका फैलाव बढ़ता चला गया। और ईसाई धर्म में भी कुछ कमियां आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करना ज़्यादा पसंद किया। हम लोग जिक्र करेंगे धर्म सुधार आंदोलन की, परंतु उससे पहले कि ईसाई धर्म की हालात बहुत अच्छे थे नहीं। वहाँ की जो परंपराएं हैं वो बाइबल से बहुत हट गई। और चर्च और पादरियों का जो वर्चस्व है उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारी खराबियां आ गई। और इस वजह से धर्म पतन की ओर चला गया। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि क्रूसेड्स हुए, ईसाई और इस्लाम विवाद रहा, और इस विवाद में इस्लाम कहीं ना कहीं मुखर स्थिति में आया। और भारत जैसे देशों में इस्लाम ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। अब यहाँ से भारत पर इस्लाम के आक्रमण का बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर इस्लाम अपने आप को व्यवस्थित कर गया। और इसी व्यवस्था के बीच में ही इस्लामिक लोगों ने, सेल्जुक तुर्कों ने, जो सेल्जुक तुर्क थे, इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, सेल्जुक तुर्क जो है इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और जो अधिकार किया तो यहाँ से ये जो रोमन साम्राज्य का बड़ा जो एम्पायर था वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गया। और ध्वस्त होने के साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो लैंड रूट से जो ट्रेड होता था, मतलब जो व्यापार होता था, व्यापार समाप्ति की ओर चला गया। हम लोग काफ़ी सुनते हैं कि इसके बाद वो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। तो खोज करने का यहाँ अभिप्राय है क्या? भारत कहीं कोई मिसिंग थोड़ा था, कहीं गायब थोड़ा हो गया था जिसकी खोज करने की आवश्यकता है। अब क्या है कि लैंड रूट से आप भारत से मसाले प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश इस अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए और यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से अपना जो मसालों का ट्रेड है, व्यापार है, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जल मार्गों की खोज होगी, संस्कृतियों का मिलन होगा, बहुत कुछ होगा। परंतु इसी के बीच, इसी दौरान जब सभ्यताओं का दौर समाप्त हुआ है तो मध्यकालीन विश्व की स्थिति को भी एक बार एक तरफ से हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो युग रहा जहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ईसाई और इस्लाम का विवाद चल रहा है, या यूँ कहें कि धर्म की स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण शून्य हो गया। जितना अच्छा ज्ञान विज्ञान चीन और यूनान में था, रोमन साम्राज्य में था, वो पूरा मिसिंग हो गया। अब क्या था कि मध्यकालीन विश्व की स्थिति, यूरोप की स्थिति क्या है? यहाँ पर सामंतवाद का युग विकसित हुआ। सामंतवाद का युग, पहली बात तो हम ये समझे कि सामंतवाद है क्या। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ थोड़े से लोगों ने बहुत सारी ज़मीनों पर अधिकार स्थापित कर लिया और जो बाकी लोग हैं वो सारे के सारे अर्धदास की भूमिका निभाते हैं, कृषि दास के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। और कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर सामंतों ने विकसित कर दी, प्रभावी कर दी कि उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल शून्य पर चली गई। और उसके अलावा जितनी भी कलाएं हैं वो सारी की सारी कलाएं जो हैं वो बाउंड हो गई। जब आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आप एक
स्लेव रह जाएंगे, आप एक गुलाम बनकर रह जाएंगे। वो स्थिति यहाँ पर आई। आपको एक दो एग्जाम्पल्स दे दूं मैं। यहाँ पर मेनर व्यवस्था अस्तित्व में आई। मेनर व्यवस्था क्या थी? ऐसा एक बहुत बड़ा बाड़ा बना दिया जाता था जिसमें सामंत बीचों बीच रहा करता था, और यहाँ पर उसके खेतों पर खेती करने के लिए बहुत छोटे छोटे से जिसको कहते हैं कि जो शेड्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे से भवनों में एक एक सिंगल कमरों के अंदर परिवार रहा करते थे जो उनके खेतों पर खेती किया करते थे। और आप देखिए इस मेनर व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी ये कि ये लोग यहाँ खेती करते हैं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये परमानेंट हैं, ये बाउंड हैं, ये गुलाम हैं एक तरह से, और पूरा का पूरा जीवन ये इस बाउंड्री में निकाल देते हैं। और मज़े की बात ये कि इसके बाद वाली जो जनरेशन्स आ रही हैं, जो और इसके बाद इनके बच्चे हैं, वो भी इसी स्थान पर अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। ऐसी खराब व्यवस्थाएं जहां लोगों ने बाउंड्री से बाहर निकलकर ही नहीं देखा कि दुनिया कैसी है। ये ऐसा युग था जो अंधकार का युग कहलाता है विश्व इतिहास में, यूरोप के इतिहास में, जिसे सामंतवाद का युग कहा जाता है। यहाँ पर गिल्ड सिस्टम था। गिल्ड सिस्टम का मतलब क्या होता? श्रेणी व्यवस्था। श्रेणी व्यवस्था ये कहती थी कि आप जिस जगह पर आपका जन्म हुआ है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपका जो उनका जो काम धंधा है, आप केवल वही कर सकते हैं। आप उससे इतर सोच भी नहीं सकते। ये नहीं है कि आप एजुकेशन ले लेंगे और कोई डिफरेंट फील्ड में चले जाएंगे। नहीं, कुम्हार का बेटा कुम्हार ही होगा और सुनार का बेटा सोने का काम करने वाला है तो सुनार ही होगा। मतलब गिल्ड सिस्टम फिक्स है और इस व्यवस्था में, श्रेणी व्यवस्था से बाहर आप नहीं निकल सकते। तो ये इस तरह का युग रहा। कौन सा? सामंतवाद का युग। एक तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ धर्मों का आपसी विवाद चल रहा है और अपने धर्म को बेहतर बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, और दूसरी तरफ यूरोप में सामंतवाद का युग है जहां पर शिक्षा व्यवस्था शून्य की ओर चली गई है, समस्त कलाओं पर रोक लगा दी गई है। और जो ये मिस्र, यूनान, चीन और रोमन साम्राज्य, जो प्राचीन सभ्यताओं का जो ज्ञान विज्ञान था, जो उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान था, उसे कहीं ना कहीं दबा दिया गया, पुस्तकों को जला दिया गया और कोशिश ये की गई कि ये ज्ञान विज्ञान कहीं पर भी लोगों तक ना पहुँचे, लोग पढ़ नहीं पाएँ और कहीं वो जागृत नहीं हो जाए। क्योंकि आप देख लीजिए कि यूनान के अंदर अरस्तु, प्लेटो जैसे लोग इतना पहले हुए हैं, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, इतना पहले हुए हैं कि उनका ज्ञान विज्ञान अगर कोई पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो डेफिनेटली वो स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग करेगा। परंतु सामंतवाद की इस जकड़न में कहीं भी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, और उस एजुकेशन सिस्टम की जो मिसिंग कंडीशन है उसकी वजह से ये लोग बड़े कंफर्ट जोन में हैं। सामंत जो हैं बड़े आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी काटते हैं, गुलामों पर अत्याचार करते हैं और ऐसा जीवन काटते हैं जिसमें खुद के लिए आराम है, दूसरे के लिए समस्याएं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मानवतावाद पूरी तरह से मिसिंग है यहाँ। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि इस सामंतवाद के युग में मैंने दो चीज़ें अब तक डिस्कस की। एक तो ये कि सामंतवाद में सामंत किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कृषक दास बना रखे हैं, धर्मों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, और तीसरी बात यहाँ पर ईसाई धर्म का जो है ना पतन हो गया है। ईसाई धर्म पतन की ओर चला गया है, और कैसे चला गया है उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ क्या स्थिति है कि जो चर्च और पादरी हैं वो लोगों पर बहुत सारे टैक्सेस लगाते हैं, और टैक्सेस लगाने के साथ ही ये टिथ वगैरह टैक्सेस लगाते हैं। उन टैक्सेस के साथ ही ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाते हैं जहां पर लोगों को ज्ञान विज्ञान ना मिले। आप देखिए इसमें गजब की बात ये रही है कि केवल सामंत ही ये नहीं चाहते, जो ईसाई धर्म के प्रीस्ट हैं वो भी यही चाहते हैं कि लोग अंधविश्वासी बने रहें, अज्ञानी बने रहें। और ये चर्च और पादरी इतना तक नहीं जानते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरह की नॉलेज तक इनको नहीं है, और ये बात करते हैं कि हमारी जीसस से बात होती है, हम जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल है। इतना प्रभाव है ईसाई धर्म के अंदर इन चीज़ों का कि राजा को भी पूरा का पूरा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ। राजा को पद से हटाया जा सकता है, अगर पोप कह देते हैं तो राजा को पद से हटाया जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कंट्रोलिंग रहा। तो ये जो युग था ये अंधकार का युग था। कौन सा युग? मध्यकालीन यूरोप का, जिसे हम सामंतवाद का युग कहते हैं, ये पूरी तरह से अंधकार का युग है। इस अंधकार के युग से निकलने के लिए जो मैंने पिक्चर ड्रा की थी, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई ऑल ऑफ ए सडन, जिसमें मैं ये कहूँ कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया,
कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। फिर जलमार्ग से नए क्षेत्रों की खोज हो गई, नए क्षेत्रों की खोज कर दी गई। और जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो यहाँ से बहुत सारे विद्वान बोरे के बोरे भरकर, बहुत सारी बोरियां भरकर, बैग्स बनाकर और उसमें पुराने ज्ञान विज्ञान की किताबें लेकर यहाँ इटली के अंदर फ्लोरेंस नगर में पहुंच गए। और वो ज्ञान विज्ञान जो यहाँ बाउंड था वो कहाँ आ गया? वो रोम में आ गया, यूरोप में आ गया, वो इटली में आ गया। और इटली में ही नहीं आया, इटली यहाँ पर ऐसी पोजीशन में है जहाँ से ट्रेड में ये बिचौलिए की स्थिति में रहा है हमेशा, कि यहाँ से जब व्यापार किया जाएगा जल मार्ग से तो यहाँ रुक के जाएंगे सब लोग। और सारा ज्ञान विज्ञान जब इटली में प्रसारित होगा तो निश्चित रूप से पूरे यूरोप में होगा। और इसकी वजह से जल मार्गों से नए क्षेत्रों की खोज में नई संस्कृति के लोगों से मुलाकात हो गई। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से पुनर्जागरण हो गया। और ये पुनर्जागरण जो हुआ यही आधुनिक विश्व की तरफ हमको लेकर जाता है, आधुनिक यूरोप की तरफ हमको लेकर जाता है। ये पुनर्जागरण हुआ। अब पुनर्जागरण का प्रभाव केवल एक तरफा नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में नए विकास होंगे, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। उसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के साथ पुनर्जागरण के दौर में छापा खाना आ जाएगा अस्तित्व में, जिससे लोगों तक जो रीडिंग मटेरियल्स है वो पहुंचने लग जाएगा। और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक नई उन्नति देखने को मिलेगी आपको। और उस उन्नति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वजह से यूरोप इतना तेजी से विकास करेगा कि वो जो भारत जैसे देशों से बहुत पीछे था वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण होगा तो निश्चित रूप से यहीं पर धर्म सुधार होगा, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में था ईसाई धर्म। और जब ईसाई धर्म अपने आप को सही इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, कैथोलिक जो थे वो प्रॉपर नहीं चल पाएगा, तो उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में एक प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्टेंट लेकर आएंगे मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर धर्म सुधार कराएंगे। धर्म सुधार की जो ये परंपरा बनेगी उसके बाद विकास का क्रम और तेज हो जाएगा। और इसी क्रम में आपको कहीं ना कहीं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति देखने को मिलेगी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 की बात करूं मैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका का वो स्वतंत्रता संग्राम जो 1776 में हुआ, इन दोनों से कहीं ना कहीं लोकतंत्र विकसित हो गया। और लोकतंत्र में जब लोगों की आस्था बंधने लगी तो कई देशों में इसका प्रभाव पड़ा। जैसे फ्रांस में राष्ट्रवादी क्रांति हो गई और 1789 की इस क्रांति और नेपोलियन के उदय से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। उस चेंज के साथ साथ ऐसा एक दौर आया जहां यूरोप अपनी प्रमुखता पर पहुंच गया और यूनिफिकेशन का दौर आया, जहां पर जर्मनी और इटली जैसे बड़े बड़े देशों का, यहाँ पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। चाहे वो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण की बात करें, काबूर के नेतृत्व में इटली के एकीकरण, गैरिबाल्डी के नेतृत्व में और मैजनी के संरक्षण में, ये सारा कुछ इटली में हुआ। तो ये बड़े इकट्ठे हो गए और इकट्ठे हुए 300 जर्मन प्रदेश एक देश बन गए। और जब ऐसे देशों का उदय हुआ तो निश्चित रूप से अब विश्व एक ऐसी स्थिति में आया जहां साम्राज्यवाद का युग देखने को मिलता है। और इस साम्राज्यवाद के युग में ही रूस की क्रांति आ गई और इसी दौर में विश्व युद्ध आपको देखने को मिले। ये विश्व युद्ध इसलिए हुए क्योंकि बड़े बड़े देशों की आपस में गुटबंदियां हुई और औपनिवेशिक क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर बड़े विवाद रहे। पहला विश्व युद्ध हुआ, पहले विश्व युद्ध का यूं कहें कि बदला लेने के लिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा एक दौर आया जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ जैसी दो शक्तियां आपस में टकराहट दिखाई देती है। लड़ेंगे नहीं, परंतु लड़ने जैसा माहौल कंटिन्यू रहा। शीत युद्ध का दौर आया और शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई और एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना यहाँ देखने को मिलती है। तो ये घटनाओं का वो क्रम है जिस पे हमको डिस्कशन करते हुए जाना है। और हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्राचीन यूरोप का जो ज्ञान था या एशिया का जो ज्ञान था वो यहाँ लौट कर आया। और लौट कर आया तो उस सामंतवाद को क्रॉस करके इन्होंने उन सारी वैज्ञानिक अवधारणाओं को
दार्शनिक विचारों को पुनः अपनाया और यहाँ जो फ्रीडम मिला इंग्लैंड और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना से, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ और इतनी वैज्ञानिक खोजें हुई कि इंग्लैंड ने जो औद्योगिक क्रांति की वो पूरे विश्व पटल को परिवर्तित करके रख गई और इतना चेंज हुआ कि आज की तारीख में मशीनीकरण के दौर में अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे विकसित हुई और यूरोप और अमेरिका जो कहीं सतह पर भी नहीं थे, अमेरिका को तो कहते हैं कि भाई कबीलों का क्षेत्र था। आज से 250-300 साल पहले तक कबीला संस्कृति है वहाँ पर। अमेरिका वाज नथिंग देयर और अब अमेरिका टॉप पर है। तो ये जो चेंजेस हैं ये साइंटिफिक ग्रोथ है, ये वैज्ञानिक आविष्कारों का दम है जिसके दम पर अमेरिका और यूरोप ने इतनी प्रोग्रेस की। तो हमें इसमें से जो भी हमारे टॉपिक्स बनेंगे उन सारों को डिस्कस करना है, इस्लाम ईसाई सबको डिस्कस करना है। तो सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं और ये एक बेस आपको यहाँ से देखना है जिसके आधार पे हमको पूरा का पूरा विश्व इतिहास डिस्कशन में लाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक वाइज इसको करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।